यार जल्दी से वीडियो डालनी है। साइन ऑन ब्लॉग तो डाल दिया यार मैंने। साइन ऑफ ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं क्या? साइन ऑफ में तो बहुत टाइम है यार। शो लीव डाल सकता हूँ। शो लीव मिल कहाँ रही है? डायरी में कुछ है क्या? सब बकवास भरी है इसमें। और भाई क्या कर रहा है? अबे यार वीडियो आइडियाज नहीं मिल रहे हैं। भाई तू तो मर्चेंट नेवी में है ना, डाल दे कुछ भी शिप का। अबे लेकिन डालूं क्या भाई? भाई वैसे तेरे को साल हो गए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे हुए, तूने मेरे को एक चीज़ नहीं बताई अभी तक। क्या? भाई तुम करते क्या हो? छोड़, तू नहीं समझेगा। हाँ भाई ये सही है। एक सवाल पूछ के तेरे से पक गया हूँ। सब यही पूछते हैं तुझसे, तू बता ही नहीं पाता क्या करता है। पक्का रेता उठाता होगा तू। Idea. Since I joined Merchant Navy, one of the most asked question after my salary has to be, भाई तुम करते क्या हो? And I think it's quite reasonable to because sunrise और salary के अलावा influencers कुछ दिखाते भी कहाँ हैं? So I thought why not start answering one of the most genuine questions. On board there are two sides, deck and engine. Since I'm from deck, so I'll tell you what they do on board. The duties and responsibilities of a deck officer may vary depending on their rank. For example, the third officer is responsible for LSA and FFA. The second officer is responsible for passage planning and navigation equipment. The chief officer is responsible for cargo. And the master has the overall responsibility of the ship. But there is one thing which is common among everyone. Navigation. Every deck officer has a COC which shows their competency for taking over sole navigation watch. Navigation in simple terms means जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बिना ठोके. The navigation watch are divided among three navigating officers. Officer 1, Officer 2, Officer 3. So सुबह के 12 बजे फर्स्ट ऑफिसर की वॉच स्टार्ट होती है till 4 o'clock. Then 4 बजे सेकेंड ऑफिसर आता है, he takes over and the last officer goes for rest. Now at 8 o'clock the third officer will come, he will take over and second officer will go to rest. And third officer will maintain the watch till 12 p.m. and the schedule keeps going on. The new officer must get familiar with the situation before taking over the watch, like the speed, course, heading, traffic density. क्या चल रहा है आसपास? मान लो मैं हूँ ऑफिसर, तो मैं आते ही सबसे पहले शिप की हेडिंग, कोर्स, स्पीड, वेदर कंडीशन, विंड स्पीड, जो भी सब कुछ है वो अच्छे से देखूंगा. उसके बाद लास्ट ऑफिसर मुझे बता देगा कि भाई ट्रैफिक कितना है, स्पीड क्या है, क्या मेंटेन करना है, कैप्टन का स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह वगैरह. और जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा प्रॉपरली तो मैं कहूंगा कि आई एम टेकिंग ओवर द वॉच और आप जा सकते हो. अब मेरी वॉच स्टार्ट होती है. तो देखो वॉच के टाइम मैगजीन या कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम इज नॉट अलाउड, ओनली वॉच. सबसे पहले तो आई मेक श्योर कि शिप कोर्स पे रहे. फॉर एग्जांपल मान लो हमारा कोर्स है 273, हमें मेंटेन करना है कोर्स, और बिकॉज ऑफ विंड और करंट थोड़ा इधर उधर हो जाए कोर्स, सो आई ऑल्टर द शिप बैक टू द कोर्स. मे बी मेरी वॉच में कोई ऑल्ट्रेशन है या मुझे कुछ रिपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर जगह में जाके, किसी लाइट हाउस को या किसी VTS को. आई हैव टू कीप मॉनिटरिंग कि जिस जगह से हमारा शिप जा रहा है वहाँ कोई नेविगेशनल हैजार्ड तो नहीं है, कोई रैक तो नहीं है, अगर जो डेप्थ है पानी का, इज इट सेफ फॉर आवर शिप और नॉट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, if there is any vessel, fishing boat, other navigation hazard around us, so I have to take action, which is the most interesting part. चलो बताता हूँ कैसे. अब देखो collision avoidance समझने के लिए 3 चीजें समझनी पड़ेगी. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इसका नाटकीय रूपांतरण करने के लिए और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 चीजें: Colrex, ECDIS and radar. तो सबसे पहले समझते हैं Colrex. Colrex और International Convention for Prevention of Collision at Sea. Colrex contains set of rules, guidelines and technical specifications for maritime navigation. In simple words, जैसे रोड पे रूल्स होते हैं कि keep your left, इंडिकेटर देना है, फलाना ढिमकाना, वैसे ही at sea Colrex were introduced to minimize confusion, standardization of information, specification and navigation rules, plus to improve safety at sea.
तो कॉलरेक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, कौन सी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है, किस वेदर कंडीशन में, टाइप ऑफ वेसल, विजिबिलिटी, एवरीथिंग। अब बात करते हैं ECDIS की। ECDIS, which is short form of electronic display, it is basically paper charts put together in an electronic display, which is more user friendly, comes with lots of features and looks cool. ECDIS can be used for multiple things like verifying your ship's position, water depth, plus it can be connected with other equipment such as GPS, compass, AIS, radar, which allows us to gather loads of information on a single display. I mean, how cool is that? And now let's talk about radar, the most interesting one. Radar transmits electronic magnetic waves in all directions, and when those waves encounter any object or target, they bounce back and are received by the radar antenna, which are then processed on the radar display to determine the speed, course, heading and other characteristics of the target. तीनों पता चल गए? आगे बढ़ते हैं फिर। मेरी वॉच चल रही है। First, I will visually check the surroundings and use binoculars if needed to check as far as I can. Then, if I didn't see anything, I will come to ECDIS and just have a look if there is anything around me. अब देखो, ECDIS should not be used as a collision avoidance aid. मैं बताता हूँ क्यों। The targets and their position we see on ECDIS are not the target itself, but an equipment called AIS, Automatic Identification System. It is used to transmit ship's details, position, speed and other information and provides real-time tracking of the ship. But it has some limitations too. The details entered in the system are manual, so they can be wrong. The system itself can be faulty or someone might just turn it off. But still at least you can have an idea कि आसपास चल क्या रहा है ECDIS में देख के, and बाद में you can visually confirm कि वहाँ कुछ है या नहीं है. So अगर मुझे कुछ दिखा ECDIS में तो मैं visually confirm करूँगा, and if there is nothing, so I'll move to radar. देखो, radar is much more reliable and can be used as a collision avoidance aid because it shows the real time data. जो भी वो चीज़ स्कैन करेगा उस मूवमेंट पे उसी टारगेट का आपको डेटा मिलेगा. Well, it has some limitations too, like weather interference, false target, clutter, failure to show smaller targets, but still it's quite reliable. So now let's assume we saw a vessel on the radar and confirm its presence visually. तो इसके बाद की प्रोसेस मैंने 4 हिस्सों में बांटी है. First, determine risk of collision exists or not. To determine if the risk of collision exists or not, we will refer rule 7 and use radar long range scanning. सिंपल भाषा में हम मैनुअली रेडार पे उस टारगेट को प्लॉट करेंगे एंड देन उसकी कुछ डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आएगी. बट ये सब चीजें हैं क्या, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले आती है बेयरिंग. बेयरिंग मतलब सिंपली हमारे वेसल से उस टारगेट का जो एंगल है वो होती है बेयरिंग. अब आती है रेंज. रेंज मतलब हमारे और टारगेट के बीच का डिस्टेंस. स्पीड मतलब ऑफ कोर्स उस टारगेट की स्पीड. और अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, CPA. CPA means closest point of approach. यानी कि वो minimum distance between your vessel and the target which is predicted by its current trajectory. TCPA. TCPA stands for time to closest point of approach. मतलब जो CPA वाला जो point आएगा उसको आने में टाइम कितना लगेगा. BCR. BCR means bow crossing range. For example, कोई vessel या target आपके bow को क्रॉस कर रहा है, मतलब आपके शिप के फॉरवर्ड पार्ट को क्रॉस कर रहा है, कितनी डिस्टेंस से आपके बाव को क्रॉस करेगा, वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड बाव क्रॉसिंग रेंज. एंड सिमिलरली BCT इज बाव क्रॉसिंग टाइम. तो उस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा दैट इज BCT. समझ गए? तो आते हैं वापस ब्रिज पर. अब इस डेटा के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा कि ROC एग्जिस्ट और नॉट. और अगर CPA कम होगा तो रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट. बट वी हैव टू लुक एट द TCPA ऑल्सो कि कितनी देर में वो पॉइंट आने वाला है और उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे. नाउ देयर इज वन थिंग टू कीप इन माइंड दैट देयर इज नो स्पेसिफाइड डिस्टेंस जो कि हम कंसीडर करें लेस फॉर CPA. जैसे कि एट सी 4 और 5 केबल्स कैन बी कंसीडर्ड अनसेफ, बट नैरो चैनल्स और TSS में 2-3 केबल से भी शिप्स पास होती है सेफली. किसी के लिए 8 केबल सेफ है, किसी के लिए 1 नॉटिकल माइल सेफ है. तो ये कहना बेहतर रहेगा कि ड्यूटी ऑफिसर पे डिपेंड करता है. सो नाउ लेट्स अज्यूम कि CPA आ गया 0.9 या 1 नॉटिकल माइल. इट विल बी कंसीडर्ड सेफ एंड वी विल जस्ट मेंटेन आवर कोर्स एंड स्पीड एंड कीप मॉनिटरिंग until ship passes. If the CPA is, for example, 0.4 nautical miles, which may cause close quarter situation, so we need to take action. And it takes to our next step, finding out the type of vessel. There are several ways to identify the type of vessel. Visually from the structure, day signals, lights in darkness, and AIS details. Moving forward to the next step, situation. Conditions like weather, visibility, limitations and position of the vessel से determine हो जाएगा कि कौन सी situation में हम हैं. In our case, the vessel is right ahead, so it's head-on situation. And now the last step, the action itself. Since it's a head-on situation, we will refer to rule number 14, head-on collision, which states that when two power-driven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal course, so as to involve risk of collision, each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other. In simple language, हम दोनों अपने starboard यानी कि right side में alter करेंगे and pass करेंगे safely. That's it. अब तुम लोग बोलोगे कि बस इतना आसान है. Well, नहीं.
In an open sea or ocean, the navigation isn't much complicated because we have enough sea room. All the responsibilities between vessels are almost same. But as we keep getting closer to the shore, traffic density बढ़ती है, sea room कम होता है, water depth variable हो जाता है, and high priority vessels like NUC, RAM and fishing vessels ये सब आने लगते हैं। अब देखो, according to rule number 18, power driven vessels को at all times clear रखना है from other vessels, which is still easy in case of NUC and RAM vessels because in most of the cases they have a significant size and are manned with professional navigating officers. Problem आती है fishing vessels के साथ। क्या problem? Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. अब इससे भी समझ नहीं आया तो मैं एक मस्त एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम कार चला रहे हो एक्सप्रेसवे में, अच्छी खासी स्पीड भी है और ट्रैफिक भी बहुत कम है। फिर आ जाते हो तुम हाईवे पे, स्पीड भी थोड़ी कम हो गई और ट्रैफिक भी बढ़ गया। उसके बाद आ जाते हो किसी सिटी की नॉर्मल स्ट्रीट पे, ट्रैफिक भी बढ़ गया है और स्पीड तो ना के बराबर ही है। और फाइनली तुम जाते हो किसी कॉलोनी के अंदर जहाँ पे रास्ते में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे कार बहुत संभाल के चलानी है, क्योंकि गलती से भी अगर किसी बच्चे को लग गई, इवन वो तुम्हारे सामने आया है, गलती किसकी मानी जाएगी? क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में हमसे ऊपर है, तो वी हैव टू कीप क्लियर ऑफ देम। इक्का दुक्का 4, 5 या 7, 8 भी अगर आ जाए तो इट्स मैनेजेबल, बट कहीं कहीं पे इतना झुंड आ जाता है कि काउंट करना भी मुश्किल होता है और यहीं पे एक ऑफिसर का एक्सपीरियंस और नॉलेज काम आता है। और ये प्रॉब्लम यूजुअली बड़े फिशिंग वेसल्स के साथ नहीं होती बिकॉज दे हैव इक्विपमेंट्स लाइक AIS एंड समटाइम्स इवन रेडार। प्रॉब्लम आती है स्मॉल फिशिंग बोट्स के साथ जो कि वहाँ के लोकल लोग चलाते हैं। अब उनको कॉल रेक्स तो पता नहीं है, तो उनके लिए जो फिशिंग नेट्स है उन पे उनकी पूरी फैमिली डिपेंड करती है। तो कभी कभी तो इवन ऐसा होता है कि वो अपने नेट्स को बचाने के लिए मर्चेंट वेसल्स के सामने आ जाते हैं ताकि वो ऑल्टर कर ले, बिकॉज इन दी एंड क्लियर रहने की जिम्मेदारी तो हमारी है। सो द नेक्स्ट टाइम इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव आस्क यू कि भाई तुम करते क्या हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज यही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं अपने रेस्ट आवर में काम करूँ, कंटेंट बनाऊँ, एडिट करूँ और पोर्ट पे जाके जुगाड़बाजी करके अपलोड करूँ। जय हिंद।